दो जगहों पे दो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है और अब सभी लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि जब अलग अलग पार्टी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे तब वो किस पर अटैक कर रहे होंगे, किस तरह की भाषण दे रहे होंगे। और इस बार मुकाबला जो है वो है तजुर्बा वाले नेता और एक तरफ युवा ब्रिगेड में चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में जिग्नेश शिवानी, हार्दिक पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी आएंगे। और देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अनुभवी नेता जो एनडीए से खासकर सारे के सारे नीतीश कुमार मुख्य प्रचारक होंगे। जेडीयू ने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें 20 के 20 स्टार प्रचारक जेडीयू से हैं और सब के सब तजुर्बावान नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो चाहे वो आरजेडी से कई स्टार प्रचारक हों, लेकिन सबकी नजरें तेजस्वी यादव पर टिकी होंगी। और ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव क्या सिर्फ नीतीश कुमार पर हमला करेंगे या फिर कन्हैया कुमार या अन्य जो युवा नेता हैं उन पर भी हमला करते नजर आएंगे, क्योंकि दोनों जगहों से कांग्रेस और आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं कन्हैया कुमार 22 अक्टूबर को बिहार आने वाले हैं और उनका अब तक नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया है, जबकि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, उनके निशाने पे मुख्य रूप से नीतीश कुमार रहे हैं। तो अब लोगों में इस बात को लेकर दिलचस्पी है, जिज्ञासा है कि जब चुनाव प्रचार करने अलग अलग पार्टी के नेता उतरेंगे तो मुकाबला युवा ब्रिगेड और कहीं न कहीं अनुभवी नेता के बीच में होगा। और जो युवा ब्रिगेड होंगे क्या वो एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आएंगे? चिराग पासवान ने जो है बाकायदा अपने प्रत्याशी दोनों जगहों से उतारा है, तो उनके निशाने पर से नीतीश कुमार होंगे। तेजस्वी यादव पर वो हमला नहीं करते हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान कन्हैया कुमार पर हमला बोलेंगे? ये चीजें जो हैं अब लोगों में जिज्ञासा जगा रही है। इस बात की दिलचस्पी है कि जैसे ही चुनाव प्रचार होगा तब युवा ब्रिगेड किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और विधानसभा उपचुनाव कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिहार की सियासत की दशा और दिशा बदलेगा, क्योंकि 3 युवा चेहरा तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान इस बार अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इस बार का जो विधानसभा उपचुनाव का नतीजा होगा ये आने वाले वक्त में पूरे बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। आपको बता दें कि ये कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। पहला, नीतीश कुमार के लव कुश का ये लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बाकायदा जेडीयू में शामिल करा लिया गया, रालोसपा का विलय करा लिया गया जेडीयू में। और अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि क्या लव कुश समीकरण साध लिया है उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी मिलाकर, और इसके लिए बाकायदा इस बार फैसला हो जाएगा और इसके आधार पर बिहार की सियासत आगे की ओर बाकायदा इसको लेकर फैसले लिए जाएंगे। दूसरी बता दें कि जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती इस बार के उपचुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी, क्योंकि 2020 में आपको याद होगा नीतीश कुमार ने यह बात कही थी कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यह पता ही नहीं चला कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, क्योंकि बीजेपी के कई मंत्री जो है वो चुनाव हार गए, कई विधायक चुनाव हार गए और इल्जाम लगाया चिराग पासवान पर। और यह भी कहा कि चिराग पासवान की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर के जेडीयू को हराया है, क्योंकि जेडीयू का वोट तो बीजेपी के कोटे में ट्रांसफर हो गया, लेकिन बीजेपी का जो वोट बैंक था वो जेडीयू प्रत्याशी के तौर पे वोट बैंक में तब्दील नहीं हुआ और वो वोट जो है चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को चला गया। तो दो चीजों को लेकर फैसला होना है। का जो परिणाम आएगा वो ये बताएगा कि वाकई में क्या आरजेडी अब A to Z की पार्टी हो गई है। वही कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगा, क्योंकि 2 जगहों से अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और जिस प्रतिशत मात्रा में कांग्रेस को वोट मिलेंगे उसके अनुसार से आने वाले वक्त में महागठबंधन में वो आरजेडी के साथ डील करेगी। अगर आरजेडी दोनों सीटें जीत जाती है तो फिर कांग्रेस को कहीं ना कहीं आरजेडी का पिछलुग्गू बनकर रहना पड़ेगा। आरजेडी के कहने पर उसे बाकायदा हर डील को स्वीकार करना पड़ेगा। वहीं अगर कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या में वोट मिल जाती है तब कांग्रेस एक सम्मानजनक स्थिति में होगी। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार के उपचुनाव पर निर्भर करेंगी। चिराग पासवान का भविष्य भी इस पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि 2 जगहों से प्रत्याशी को उतारा है, तारापुर से चंदन सिंह को। तो क्या चंदन सिंह जो सवर्ण समाज से आते हैं और ये कहा जाता है कि बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है वो सवर्ण रहा है, तो क्या चिराग पासवान ने चंदन सिंह को टिकट देकर के क्या जेडीयू का खेल खराब करने की कोशिश की है? वो किस हद तक प्रभावित कर पाते हैं पूरे चुनाव को? चंदन सिंह जो लोजपा के प्रत्याशी तारापुर से हैं, उन्हें कितना मत मिलता है और क्या वो वहां से जेडीयू का खेल खराब कर पाएंगे? ये बताएगा कि आखिर चिराग पासवान कितने प्रभावशाली है। वहीं बता दें कि कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी जो पासवान जाति से आती हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को पासवान जाति का कितना वोट मिल पाता है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि चिराग पासवान को 5% के लगभग वोट मिला था। इस आधार पर चिराग पासवान आने वाले वक्त में चाहे वो आरजेडी के साथ या बीजेपी के साथ डील कर पाएंगे। और बता दें कि कुशेश्वर स्थान जो है वहां पासवान जाति की अच्छी खासी जनसंख्या है। 2020 की बात करें तो जहां पहले स्थान पर बाकायदा
जेडीयू के प्रत्याशी रहे थे, दूसरे स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर अशोक राम, वही तीसरे स्थान पर एलजेपी के प्रत्याशी रहे थे और 13,000 मत मिला था। और आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे तो कई सीटों पर जो जीत और हार का अंतर था वो 50, 100, 150, 1000, 2000, 4000 वोट का अंतर था। तो चिराग पासवान की पार्टी को अगर किसी स्थान में पासवान जाति का पूरा वोट मिल जाता है तो इससे चिराग पासवान कि आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक हैसियत होगी, उनका सियासी किस्मत इस बात पर निर्भर करेगा। इसी को देखते हुए आपने देखा होगा कि अब उनकी मां भी रीना पासवान भी एक्टिव हो गई हैं और पशुपति कुमार पारस पर एक के बाद एक हमले कर रही हैं। आपको पता होगा कि ये बताना चाहते हैं चिराग पासवान की लोजपा भले ही दो भाग में बट गया है, लोजपा टूट चुकी है, एक गुट का जो नेतृत्व है वो पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, लेकिन वाकई में रामविलास पासवान का वाकई में उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। और इसको लेकर रीना पासवान ने भी पशुपति कुमार पारस पर अटैक करना शुरू किया है, वो भी उपचुनाव से ठीक पहले, यानी ना कहीं सहानुभूति लेने की कोशिश है, पासवान जाति में मैसेज देने की कोशिश है कि पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान के साथ धोखा किया है। और बकायदा रीना पासवान ने कहा भी था कि जैसे चिराग पासवान साल 1.5 साल में अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, खुद को प्रभावशाली बना रहा था, उसके बाद पशुपति पारस की बेचैनी बढ़ गई और उन्होंने लोजपा को हथियाने के लिए पार्टी को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब पूरे विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां कमर कस चुके हैं और जो भी इन दोनों विधानसभा उपचुनाव में परिणाम आएंगे उसी के आधार पर आने वाला भविष्य जो है वो बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। तो ये है राजनीतिक समीकरण। वही बता दें कि इस बार सबकी नजरें टिकी होंगी जो तजुर्बा भरे नेता हैं, दूसरी तरफ युवा ब्रिगेड है, वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, वो कैसे दूसरे पर हमला करते हुए नजर आएंगे, क्या कन्हैया कुमार नीतीश कुमार पर हमला करेंगे या फिर मुख्य निशाने पर तेजस्वी यादव को लेंगे। इन सारी चीजों पर सबकी नजरें बनी रहेगी, हमारी भी नजरें बनी हुई है। जैसे ही कोई नया इंसिडेंट होता है, कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, नई बयानबाजियां होती हैं और जब तमाम सियासी पार्टी के नेता प्रचार करने उतरेंगे उस वक्त जो वो भाषण देंगे हम उसका विश्लेषण करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।